हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैराथन क्लास हमारे यूनिट 1 का चल रहा है ये, और मैराथन का ये क्लास नंबर 3 है। जेआरएफ बूस्टर सीरीज़ है हमारा। तो आपको अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें कुछ भी अगर कमी रह गई हो, या फिर आप जो है वो क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सीरीज़ पूरा आपका ये चल रहा है। और देखिए, ज़्यादा डिटेल में ना जाके हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आपका ओवरऑल टॉपिक कवरेज हो जाए इस आने वाले 1 मंथ में। तो इसके लिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारे मैराथन क्लासेस होंगी ना, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, और एक बार इसको ख़त्म करके फिर हम खूब सारा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लासेस कुछ हेल्प कर रही हों। आपके लिए ये क्लासेस जो है ना वो एक तरीके से क्विक रिवीजन के तौर पे काम करें। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं बनाते हुए हम ध्यान देंगे ज़्यादा कंटेंट कवरेज पे, ना कि उसमें ज़्यादा जो है वो हम थ्योरेटिकल पोर्शन ना कवर करके उसको समझने में, यानी अंडरस्टैंडिंग जो है ना उसको हम ज़्यादा बेहतर करना चाहेंगे। जो हमारा मैराथन है ये क्लास नंबर 3, रिसर्च के मीनिंग, रिसर्च के टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके बारे में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट का जो मैराथन है वो हमने ख़त्म कर दिया है। ये हमारे सेकंड यूनिट का मैराथन स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें डेफिनेशन यानी परिभाषा और मीनिंग यानी अर्थ, अगर अनुसंधान यानी रिसर्च के बारे में, तो देखिए डेफिनेशन ये है कि रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, क्या एक व्यवस्थित जांच है। इसका एम क्या होता है? डिस्कवरी करना, ठीक है, कुछ खोज करना, कुछ इंटरप्रेट करना। मतलब कि क्या, आप जो है ना कुछ व्याख्यान करना चाहते हो, है ना, कुछ खोज करना चाहते हो, कोई फैक्ट है जो पहले से अगर प्रूवन है तो उसमें अगर कुछ रिवाइज करना हो, कुछ नया जोड़ना है, या फिर कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा करना है, वो कोई थ्योरी देना है तो वो, और कोई एप्लीकेशंस अगर हैं, उसके कुछ अनुप्रयोग हैं तो उसको जो है वो करना रिसर्च हम कहते हैं। नाम से ही समझ में आ जाता है, 2 वर्ड से, री यानी दोबारा और सर्च मतलब खोजना। तो एक चीज़ को आप जो है ना उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं और उसको बहुत डिटेल में स्टडी करके जो भी उसमें कमियां रह गई हैं उसको आप जो है ना वो वापस से अपने थीसिस के फॉर्म में जो है वो डालते हैं, जिसे हम कहते हैं रिसर्च। अब हम आ जाते हैं इसके मीनिंग के बारे में, अर्थ के बारे में। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें नया ज्ञान उत्पन्न करने, मौजूदा सिद्धांतों को मान्य करने या व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए जांच, विश्लेषण और व्याख्या की एक कठोर प्रक्रिया शामिल है। क्या एक रिगरस प्रोसेस होता है रिसर्च, है ना, बहुत ही डिटेल में किया जाता है। किसी भी तरीके का कमी छोड़ने की कोशिश नहीं की जाती है। जो भी कमियां पहले रह चुकी हैं उनको पूरा करने का कोशिश किया जाता है। एक पूरा प्रोसेस होता है ये इन्वेस्टिगेशन का, एनालिसिस का, इंटरप्रिटेशन का, ताकि कुछ नया नॉलेज जनरेट कर सकें हम। रिसर्च में आपको कुछ ना कुछ नया खोजना पड़ता है, और जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको वैलिडेट करिए। अगर वो गलत है तो उसको आप सही प्रूव करिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कहीं भी तो उसको जो है फाइंड आउट करके और उसके ऊपर काम करना, ये होता है रिसर्च का मीनिंग, यानी रिसर्च का अर्थ, है ना, यानी अनुसंधान का अर्थ ये होता है। तो आई होप कि आपको इसके डेफिनेशन और मीनिंग में कोई भी डाउट नहीं रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो आ जाते हैं सीधे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। कौन कौन से प्रकार होते हैं अनुसंधान के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक बेसिक रिसर्च होता है, यानी बुनियादी अनुसंधान। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भले ही ना हो, लेकिन हम जो है ना क्या करते हैं, सिर्फ एक जांच कर लेते हैं, एक बेसिक रिसर्च कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। तो तत्काल व्यवहारिक अनुप्रयोगों के बिना मौलिक सिद्धांतों और सिद्धांतों की जांच करता है बेसिक रिसर्च। इसमें कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भले ही ना हो, लेकिन आपने क्या किया, थ्योरीज और प्रिंसिपल को जो है ना उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको जांचना ही बेसिक रिसर्च हम कहते हैं, है ना। वही अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च की, तो ये क्या करता है, विशिष्ट समस्याओं को हल करने या व्यवहारिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करता है। यानी कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, तो
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ही सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है और उसको आप सॉल्व करना चाहते हो, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे। अगर कोई ऐसा पूरे समाज में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, कहीं कोई स्कैम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च हो जाता है, अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। कोई भी प्रैक्टिकल इशूज़ को, यानी कोई भी क्या करते हैं, व्यवहारिक मुद्दों से संबंधित जो है कोई भी रिसर्च अगर आप कर रहे हो उसको हम कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। नाम से ही पता चलता है अप्लाई करना यानी लागू करना, तो ये अप्लाइड रिसर्च होता है। तीसरा जो हमारे रिसर्च का टाइप है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी मात्रात्मक अनुसंधान। यहाँ पर देखिए कलेक्शन और एनालिसिस होता है, न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व होता है। नाम से ही समझ में आ जाता है, जहाँ भी क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी, तो वहाँ नंबर्स आएंगे, नंबर्स। आप नंबर्स में ही तो क्वांटिटी का जांच करते हो, तो न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ करते हैं हम इसमें। और जो है अपने हाइपोथेसिस को, यानी जो भी हमारे पास हाइपोथेसिस हम बनाते हैं ना, एक स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस, उसके वो क्या करता है, हमें गाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च करना चाहते हो कि कोक यानी कोका कोला पीना आपके हेल्थ के लिए कैसा है, तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाया। और हाइपोथेसिस भी कई तरीके के हो सकते हैं। एक हाइपोथेसिस हो सकता है जो कि लीड करता है, जैसे कि ड्रिंकिंग कोका कोला इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, ये एक हाइपोथेसिस बन सकता है। तो इसमें एक लीडिंग हाइपोथेसिस बोला जाता है, जहाँ पर पहले ही मैंने बताया है कि हाँ ये बैड है और इसको मुझे जो है ना प्रूव करना होगा, है ना। अगर मैं नहीं प्रूव कर पाया अपने हाइपोथेसिस को तो फिर मेरा ये रिसर्च जो है वो फेल हो जाता है ना। तो यही चीज़ होती है कि हाइपोथेसिस हमें गाइड करता है, हमें एक डायरेक्शन दे देता है। तो वही कह रहा है कि आप जो है इसमें कलेक्शन करते हैं और एनालिसिस करते हैं न्यूमेरिकल डेटा का, ताकि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके और रिसर्च क्वेश्चन को आंसर किया जा सके। ओके, नाउ जो अगला टाइप होता है वो क्वालिटेटिव है यानी गुणात्मक। तो यहाँ पर फोकस होता है ऐसे फेनोमेना को एक्सप्लोर करना जहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है, यानी ये बिल्कुल क्वांटिटेटिव के उलट होता है, ये नॉन न्यूमेरिक डेटा बेस्ड होता है। जैसे ऑब्जर्वेशन करना, यानी किसी भी चीज़ को आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, यानी उसको सिर्फ आप देख रहे हैं, देख के और ऑब्जर्व करके उस चीज़ को और समझ रहे हैं। फिर इंटरव्यू करना यानी साक्षात्कार कर रहे हैं। फिर गैर संख्यानात्मक डेटा होता है यानी नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है ना। और इसको आप इन डेप्थ में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर जो हम ध्यान देते हैं, ना कि क्वांटिटी। तो यहाँ न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कोई भी बिहेवियरल टाइप का जो रिसर्च होता है ना, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में ही आता है। तो जितने भी सोशल साइंस से रिलेटेड रिसर्च हैं, जो भी हमारे सोसाइटी से रिलेटेड, वो क्वालिटेटिव में आते हैं। वही अगर हम बात करें साइंटिफिक रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। फिर आ जाता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखिए इसको प्रायोगिक अनुसंधान भी कहते हैं। और देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर आप फाइंड करना चाहते हो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके, यानी कि कोई भी चर होता है ना वेरिएबल, अगर उसमें आप हेर फेर करते हो और उसका देखते हो क्या कॉज क्या है और इफेक्ट क्या आता है, अगर आप वेरिएबल को कुछ प्लस माइनस करते हो तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान, है ना, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए चर में हेरफेर करता है। वहीं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान, ये किसी घटना या जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करने और समझने का प्रयास करता है, यानी सीक्स टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेनोमेना और पॉपुलेशन। तो किसी भी घटना या कोई भी जनसंख्या की विशेषताओं का अगर वर्णन करना है तो नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ डिस्क्राइब करने के बारे में बात किया जा रहा है। कोई भी घटना अगर घट गया उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप यूज़ कर रहे हो क्या, आप कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, एक लैब में करते हो आप, वहाँ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है ना। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते हो आप, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, एक वेरिएबल को कुछ कम किया, एक वेरिएबल को ज़्यादा, यानी कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स, है ना। तो उससे क्या होता है, फिर क्या उसका इफेक्ट आ रहा है उसको आप नोट करते हो। वही अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में बात करोगे तो इसको खोजपूर्ण अनुसंधान बोलते हैं। यहाँ पर कुछ नया या फिर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को हम देखते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो यानी परिकल्पना या शोध प्रश्न उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, नए या क्या करते हैं, अनएक्सप्लोर्ड, है ना, ऐसे एरियाज़ जिनको अभी बेरोजगार नहीं होगा, ऐसे एरियाज़ जिनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिनको अभी टैप नहीं किया गया, वैसे एरियाज़ को आप इन्वेस्टिगेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप जो है अगर बात कर रहे हैं, एक गॉड पार्टिकल नाम का चीज़ होता है, तो अगर आप गॉड पार्टिकल के ऊपर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, इसके ऊपर पहले से रिसर्च कुछ हुआ नहीं है, तो अगर इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, जिसके बारे में आपको कुछ पता तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप रिसर्च में लगे हुए हैं, तो हो सकता है आप कुछ नया, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंड आउट कर लें। ठीक, इससे ही आप जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस भी, नए एरियाज, नए इन्वेस्टिगेशन से, और रिसर्च क्वेश्चन भी आपका यहीं से अराइज होता है ना। वही कंपैरेटिव रिसर्च के बारे में बात करें, तुलनात्मक अनुसंधान के, तो ये सिंपल है, कंपेयर करता है अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग वेरिएबल्स को, ताकि हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर पाएँ कि मतलब क्या उनके अंदर समानता है और क्या उनके अंदर अंतर है। इन दोनों का पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने देखा। और देखिए, हमें ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है, बहुत ज़्यादा हमें डीप में ना जाके हमें टच करते हुए निकल जाना है। और जो भी आपको कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम आए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप आपका खुला हुआ है, वहाँ पर आप जो है बिल्कुल आप अपने डाउट्स को पूछिए। वैसे भी हम ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और ये सिर्फ रिवीजन ही है। अब आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में। तो देखिए, जो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि रिसर्च क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, यानी व्यवस्थित एक प्रक्रिया है। तो ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो कि क्या करता है, एक इस रिसर्च को एक वैलिडिटी, एक क्रेडिबिलिटी देता है, क्योंकि यहाँ सिस्टम से हर चीज़ फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी क्वेश्चन उठा लिया, आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो वैलिड होना चाहिए, जो हाइपोथेसिस है वो वैलिड होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है, एक संगठित प्रक्रिया होता है, जिसको पालन करते हुए आपको रिसर्च करना पड़ता है। दूसरा एम्पेरिकल, यानी एक्सपीरियंस बेस्ड। तो देखिए, जो भी रिसर्च होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन और एविडेंस के आधार पे होता है, सिर्फ स्पेकुलेशन के आधार पे नहीं। ऐसा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे ही हवाई बातों पे रिसर्च करने लगे, नहीं। आपके पास अगर कुछ एविडेंस होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन आपने ऐसा किया है, तो उसके ऊपर आप रिसर्च करोगे, तो ही वो रिसर्च जो है ना, वो एक वैलिड रिसर्च होता है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो रिसर्च है उसका एम्पेरिकल होना चाहिए। रिसर्च एक पर्पस होना चाहिए, रिसर्च का एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के आप क्या रिसर्च करके करोगे। हर चीज़ का उद्देश्य, आपके जीवन का भी एक उद्देश्य है, तभी आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको JRF क्लियर करना है, ताकि आप जो है रिसर्च फील्ड में जा सको, पैसे भी कमा सको, और इसके साथ साथ क्या करो, इस हमारे इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी हेल्प कर सको। तो ये भी आपका एक पर्पज़ है ना। तो देखिए, पर्पज़ अगर हमारे पास होता है तभी हम जो है रिसर्च सही से कर पाएंगे। तो एक पर्पजफुल प्रोसेस होता है रिसर्च। इसका एम होता है कोई भी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव को एड्रेस करना, यानी कोई विशिष्ट शोध प्रश्न या उद्देश्यों को संबोधित करना ही उसका लक्ष्य है। फिर आ जाते हैं, तो रिसर्च साइक्लिकल होता है। मतलब देखिए, इसमें इटरेटिव साइकिल्स होते हैं, प्लानिंग करने के, डेटा कलेक्शन के, एनालिसिस के और इंटरप्रिटेशन के, यानी योजना का, डेटा का संग्रह का, विश्लेषण और व्याख्या के पुनरावृत्ति चक्र शामिल हैं। और एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है जो घूम घूम के जो है इन सारी स्टेप्स को पूरा करता है, जैसे प्लानिंग का, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाले स्टेप्स का। तो एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है। फिर इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च का, वो ये है कि रिसर्च जो है ना, वो एक लॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक लॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी एक तार्किक प्रोसेस होता है। यहाँ कोई भी जो है ना हवाई बातें नहीं होती हैं, लॉजिक से चीज़ें चलती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप वेग स्टेटमेंट आपने कुछ ले लिया और उसके ऊपर रिसर्च करने लगे। कुछ लॉजिकल होना चाहिए, कुछ एविडेंस बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, ये लॉजिकली चलता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से लेके डेटा एनालिसिस से लेके कंक्लूजन तक आप पहुंचते हो, एक लॉजिकल तरीके से चलते हो। इन सभी स्टेप्स का कुछ ना कुछ मतलब है, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में भी देखो तो आप किसी क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हो जैसे आप रिसर्च प्रोसेस को करते हो। तो एक लॉजिकल प्रोसेस होता है। फिर रिसर्च जो है ना, वो जनरलाइजेबल होता है, यानी सामान्यकरणीय होता है। तो देखिए, जो भी रिसर्च के फाइंडिंग्स हैं, इनको अप्लाई किया जा सकता है, इनको जनरलाइज किया जा सकता है सिमिलर कॉन्टेक्स्ट और पॉपुलेशन में, यानी कि जो हमारी आबादी है ना, उनके लिए इनको सामान्यकरण किया जा सके, जनरलाइज किया जा सके। मान लीजिए कोई भी रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि जैसे कोका कोला इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, तो सिर्फ एक लोग के हेल्थ के लिए ना हो, ये जो है ना, ये सबके लिए हो, वैलिड फॉर ऑल होना चाहिए, वैलिड फॉर ऑल। तो ये जनरलाइज किया जा सके, रिसर्च को जनरलाइज जब आप कर दोगे, तभी वो रिसर्च जो है ना, वो एक सक्सेसफुल रिसर्च बनता है। तो फाइंडिंग्स जो भी रिसर्च के आ रहे हैं, जो भी आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है,
वो अप्लाई होना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए और भी पूरे पॉपुलेशन पे। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके केस में आ रहा है, जब दूसरे रिसर्चर उस चीज़ को कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ और आ जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं, तो रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव के रिसर्च कैसे करोगे? तो देखिए, रिसर्च में न्यूट्रलिटी भी होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके का जो है ना वो पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और तटस्थता होना चाहिए। इम्पार्शलिटी तो होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ न्यूट्रलिटी भी होनी चाहिए। डेटा कलेक्शन भी उसी तरीके से हो कि किसी भी तरीके का पक्षपात ना हो, और इंटरप्रिटेशन भी उसी तरीके से हो। तो मतलब किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, बायसनेस। तो बायस्ड रिसर्च नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम, तो रिसर्च एथिकल प्रोसेस यानी नैतिक प्रक्रिया होता है। तो आप किसी का काम चोरी नहीं करेंगे, है ना। ये रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी चीज़ें जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं ना, तो उसको साइट करना होता है। साइटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जो भी चीज़ें यूज करना, फॉर एग्जांपल आपने किसी के बुक से कुछ चीज़ उठाई, तो उस लाइन को आप बिल्कुल नंबर लिख के और उसको साइट कर देंगे, बता देंगे कि हाँ किस किस बुक से, उस रेफरेंस दे देंगे कि हाँ इस बुक से मैंने ये चीज़ें ली हैं। तो देखिए, इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी और रिस्पेक्ट तो ज़रूरी है, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स भी हैं, जो रिसर्च में आपके भागीदार हैं, जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, उनकी भी राइट्स को और वेलबींग को ध्यान में रखा जाए। और इसके अलावा जिनका भी काम आप यूज कर रहे हो उनको भी ड्यू क्रेडिट मिले, ऐसा रिसर्च में जो है वो पूरा कोशिश होता है। और इसीलिए रिसर्च एक एथिकल प्रोसेस माना जाता है। फिर हम आ जाते हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच रिसर्च में होता है। तो देखिए, ये हमने बहुत ही डिटेल में पहले भी पढ़ रखा है। तो देखिए, पॉजिटिविज्म क्या होता है, इसका जो एम्फेसिस होता है ना, इसका जो ये किस चीज़ पे जोर डालता है, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पे और साइंटिफिक मेथड। यानी जो भी अनुभवजन्य अवलोकन है, एम्पेरिकल यानी अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर एक्सपीरियंस पे जोर दिया जाता है और साइंटिफिक मेथड पे एम्फेसाइज किया जाता है। ये क्या कोशिश करता है, ये कोशिश करता है, देखिए, डिस्कवर करना ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स यानी सच्चाई कैसे, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। ये रिलाई करता है क्वांटिफाइबल डेटा पे और डिडक्टिव रीजनिंग पे। यहाँ पर मात्रात्मक डेटा का इस्तेमाल होता है पॉजिटिविज्म में, और निगमनात्मक तर्क पर निर्भर करता है, और अज्यूम करता है एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो ऑब्जर्वर से परे इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करती है। एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मानता है जो पर्यवेक्षक से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि जो ये ऑब्जर्वर है ना, इनका कोई इफेक्ट पड़ रहा है जो भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसके ऊपर, यानी रियलिटी क्या है, ऑब्जर्वर से उसका कोई लेन देन नहीं होता है। और यही जो है पॉजिटिविज्म में होता है। पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसका फोकस बहुत नैरो होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना ध्यान इसका संकीर्ण होता है, और डिसरिगार्ड किया जाता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के लिए। ठीक है, तो ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में ये बात करता है, तो इसीलिए सब्जेक्टिविटी का कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी पाया जाता है। तो ये पॉजिटिविज्म के बारे में था। वहीं अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में बात किया जाए, तो ये एक्नॉलेज करता है इंटरप्रिटेशन के रोल को, सब्जेक्टिविटी के रोल को, रिसर्च को। तो जो भी कमियां जो हम पॉजिटिविज्म में देखते हैं वो पोस्ट पॉजिटिविज्म में पूरी हुई दिखाई देती हैं। ये रिकॉग्नाइज करता है क्या, कॉन्टेक्स्ट को देखता है। देखिए, पॉजिटिविज्म में कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जाता है। पॉजिटिविज्म जो होता है उसमें जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही देखी जाती हैं। ये नहीं देखा जाता है किस संदर्भ में बात हो रहा है, बस बात क्या हो रहा है उसके ऊपर बात होता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, किस संदर्भ में, वैल्यूज़ को देखते हैं, एथिक्स को देखते हैं, अजम्पशंस देखते हैं कि भाई नॉलेज प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसके पीछे क्या है। कोई भी अगर कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है ना कॉन्टेक्स्ट होगा। अगर आप ही हो, किसी भाषण, कोई नेता भाषण दे रहा है, उसके भाषण से कोई दो शब्द निकाल के और आपके सामने ला दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब आप पूरा भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि कुछ उसका कॉन्टेक्स्ट अलग ही था, वो भाषण किसी और चीज़ के लिए दिया जा रहा था। लेकिन सभी लोग अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को कट कर देते हैं, और ये सभी लोग करते हैं, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, और यही कॉन्टेक्स्ट जो है, यही वैल्यू जो है ना, वो पोस्ट पॉजिटिविज्म को डिफरेंट बनाता है। ये किस बारे में बात करता है, मानवीय धारणा और समझ की सीमाओं को स्वीकार करते हुए कठोर तरीकों की वकालत करता है। ये बात करता है रिगरस मेथड की। ये स्वीकार करता है किस चीज़ को, कि जो ह्यूमन परसेप्शन है इसमें लिमिटेशन होता है। हम जो भी चीज़ें परसीव करते हैं, हम किसी भी चीज़ को अपने अपने मन में धारणा बनाते हैं, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कमियां हैं, लिमिटेशन हैं। लेकिन
इन कमियों को जो है वो देखते हुए भी हमें ऐसा ना है कि सब्जेक्टिविटी यानी मानवीकरण, हमें ऐसा ना हो कि हम वो जो मानव ह्यूमन टच वाला जो बात है ना वो छोड़ दें। नहीं, आप बिल्कुल ही मशीन नहीं हो जाएंगे, आप चीज़ों को समझेंगे उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके सापेक्ष में। फिर ये बैलेंस करता है ऑब्जेक्टिविटी को किस चीज़ से, रिफ्लेक्सिविटी से, रिसर्चर के इन्फ्लुएंस का रिसर्च प्रोसेस पे क्या असर आता है ये इसके बारे में भी बात करता है। ऐसा नहीं है कि रिसर्चर अलग है, रिसर्चर का कहीं ना कहीं उसके रिसर्च पर इम्पैक्ट आ ही जाता है कि रिसर्चर क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इसी के बारे में पोस्ट पॉजिटिविज्म में बात होता है। इसका एम्फेसिस होता है इम्पॉर्टेंस पर किस चीज़ के, ट्रायंगुलेशन के और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करता है कि एक ही चीज़ को देखने के और करने के कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग जो है वो नज़रिया हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करता है ताकि रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है ना ये बेहतर हो सके। वैधता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए त्रिकोणीय और कई दृष्टिकोणों के महत्व पर जोर देता है कौन, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो देखिए पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म में भी आपने डिफरेंस समझ लिया। अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स के को लेके और इन्हीं दोनों को समझेंगे। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स पॉजिटिविज्म का और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का रिसर्च में, तो पॉजिटिविज्म में एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए आपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, किसी भी हाइपोथेसिस को, कोई भी परिकल्पना आपने बनाया, कोई भी हाइपोथेसिस बनाया, उसको टेस्ट किया आपने। और क्या किया आपने, एक हाइपोथेसिस था कि एक्सपोजर टू सनलाइट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमंस, यानी कि आपने अगर सनलाइट में जाना ज़्यादा कर दिया है तो उससे विटामिन डी का जो लेवल है ना वो ह्यूमंस में बढ़ जाएगा। ये आपने किया एक एक्सपेरिमेंट। मेथोडोलॉजी क्या रहा, देखिए रिसर्चर्स जो है ना उन्होंने डिज़ाइन किया एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को क्या किया गया, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए सनलाइट का एक्सपोजर दिया गया, मतलब उनको सूर्य की किरणों के, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा गया अलग अलग अवधि के लिए, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है उसको वैरी किया गया। फिर डेटा कलेक्शन के बारे में बात करें तो विटामिन डी लेवल्स को मेज़र किया गया कि विटामिन डी का क्या लेवल है पहले और बाद में, यानी बिफोर सनलाइट एक्सपोजर एंड आफ्टर सनलाइट, यानी सूरज के प्रकाश के उसमें संपर्क में आने से पहले और उसके बाद का ये पूरा जो है विटामिन डी का लेवल चेक किया गया लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू। फिर एनालाइज किया गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ यह निर्धारित करने के लिए जो है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क और विटामिन डी के स्तर के बीच में क्या महत्वपूर्ण संबंध है, क्या है कि नहीं है, इसके लिए एनालिसिस किया गया, कंक्लूजन पे पहुंचा गया और फाइंडिंग्स के बेसिस पे रिसर्चर ने कंक्लूड किया कि एक कॉजल रिलेशनशिप है सनलाइट एक्सपोजर का विटामिन डी प्रोडक्शन का, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यानी सनलाइट के एक्सपोजर बढ़ाने से विटामिन डी का लेवल भी बढ़ा। ये जो है आखिरकार कंक्लूजन में प्रूव हुआ। ये पॉजिटिविज्म का बात हो गया। फिर वही अब हम पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का बात करें तो देखिए इसका एग्जांपल एक देखते हैं। तो एक एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन एकेडमिक अचीवमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स, मतलब सामाजिक और आर्थिक जो पहलू हैं उनका जो भी छात्र हैं उनके एकेडमिक अचीवमेंट पे कितना असर आ रहा है, इसको हमने एग्जांपल लिया। क्या हमारी मेथोडोलॉजी रही, तो रिसर्चर ने क्या किया, इंटरव्यू कंडक्ट किया, सर्वे किया उन छात्रों से और जो अलग अलग जो है वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जो सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं, और उनका सर्वे किया गया, इंटरव्यू लिया गया, उनका साक्षात्कार किया गया और इसके बाद डेटा कलेक्ट किया गया। क्वालिटेटिव डेटा आया, क्योंकि साक्षात्कार में क्वालिटेटिव डेटा ही आता है, लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया लोगों ने। ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा गया था जिससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अपने पर्सपेक्टिव्स को रखा, है ना। इसके बाद क्या हुआ, एनालिसिस किया गया, थीमेटिक एनालिसिस हुआ ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि जो भी कॉमन थीम्स है, जो भी पैटर्न्स हैं डेटा में, उनको देखा गया कि जो भी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस अगर कोई सिमिलैरिटीज़ आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको ध्यान दिया गया। फिर इंटरप्रिटेशन, तो देखिए रिसर्चर ने क्या रिकॉग्नाइज़ किया कि जो भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है और इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग हो सकता है पर्सनल और कल्चरल फैक्टर्स पे, है ना, इन दोनों पे डिपेंड कर सकता है, यानी कि पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं और जो भी कल्चरल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, है ना। इसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि हम अगर हम बात करें तो देखिए कॉजल रिलेशनशिप के अलावा अगर हम बात करें कि ये स्टडी क्या हाईलाइट किया, तो इसने हाईलाइट किया कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का एकेडमिक अचीवमेंट पे, जहाँ पर हर इंडिविजुअल का अपना अलग एक्सपीरियंस हो सकता है,
अलग अलग जो है उसके पर्सनल और कल्चरल फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो दोनों में आपने डिफरेंस देखा कि एक है जो कि सिंपल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, पॉजिटिविस्टिक वाले में आपने सीधा सीधा बता दिया कि हाँ इसका असर ये होता है, यानी वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपने बता दिया। जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट देखा। सभी जिनसे भी इंटरव्यू लिया गया, जिनका भी साक्षात्कार हुआ या फिर जिनका भी सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, उसमें यही सामने आया कि देखिए पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, रीजनल फैक्टर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज फैक्टर्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। तो यानी कि हम ऐसे सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इनका एकेडमिक अचीवमेंट पे जो है क्या असर है। हम जो है हर इंसान का अपना अलग अलग एक अपना एक्सपीरियंस हो सकता है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम फिर बोल पाएंगे इस चीज़ को। तो इसीलिए निश्चित कारण संबंधों की तलाश करने के बजाय अध्ययन सामाजिक, आर्थिक कारकों और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच जटिल परस्पर प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है, आगे की जांच और सूक्ष्म समझ की आवश्यकता पर जोर देता है। यही होता है कि भाई आप जो है ना यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के, संदर्भ के बारे में बात करते हैं, जो उत्तर सकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है। तो देखिए हमने कम टाइम में कितने अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर किया। हमने देखा कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि हमने देखा डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है रिसर्च का। रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी होता है, और जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, रिवाइज करते हैं फैक्ट्स को, थ्योरीज को, एप्लीकेशन को। और रिसर्च का मतलब होता है दोबारा से सर्च, यानी रिसर्च। मीनिंग क्या होता है, एक रिगरस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, नए नॉलेज को हम फॉर्म करते हैं, पुराने नॉलेज को टेस्ट करते हैं, जो भी थ्योरीज है उसको वैलिडेट करते हैं, या फिर नए थ्योरीज बनाते हैं, या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च में बेसिक रिसर्च देखा, अप्लाइड रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है और कंपैरेटिव रिसर्च होता है। फिर हमने देखा रिसर्च के क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इनमें सिस्टमेटिक होना चाहिए रिसर्च, एम्पेरिकल यानी एक्सपीरियंस के बेसिस पे होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, एक पर्पज होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए रिसर्च का, एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है, लॉजिकल होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए लॉजिक का, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेप के बाद कुछ भी आ जा रहा है, बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए, जनरलाइजेबल होना चाहिए, यानी अगर आपने उस चीज़ को फाइंड आउट किया तो वो जनरलाइज कर सको, सामान्यीकरण कर सको, ताकि अलग दूसरे लोग भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिसर्च, यानी उद्देश्य उसका एक होना चाहिए, और एथिकल होना चाहिए, यानी नैतिक संबंध होना चाहिए। रिसर्च एक नैतिक प्रोसेस होना चाहिए, यहाँ पर इंटीग्रिटी और रिस्पेक्ट रहेगा आपको, आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए। उनके प्राइवेसी का हनन आप नहीं करोगे, उनके प्राइवेसी का ख्याल करना वो आपकी जिम्मेदारी है। और जिनका भी आप डेटा यूज़ कर रहे हैं उनको साइट करना, उनको जो है मेंशन करना प्रॉपर, उनको जो भी उनका ड्यू क्रेडिट है वो देना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक एथिकल स्टैंडर्ड में आता है। तो ये रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। पॉजिटिविज्म में हमने देखा कि ये जो है टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बेस्ड होता है, और ऑब्जर्वर का कोई भी रोल नहीं माना जाता है इस जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर। वहीं पोस्ट पॉजिटिविज्म में बिल्कुल इसके उलट, वहाँ पर इन ऑब्जर्वर का भी रोल माना जाता है। वहाँ पर देखा जाता है कि जो ये रिसर्च का प्रोसेस है ये कॉन्टेक्चुअल होता है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस संदर्भ में वो रिसर्च हो रहा है, और वहाँ पर पर्सनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। फिर हमने एग्जांपल देखा, जहाँ पर विटामिन डी वाला एक एग्जांपल देखा हमने पॉजिटिविज्म के लिए, और पोस्ट पॉजिटिविज्म के लिए हमने देखा कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का एकेडमिक अचीवमेंट पे स्टूडेंट्स के असर आता है, और क्या डायरेक्टली इसका कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो नहीं। देखिए जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो पॉजिटिविज्म वाले में आता है, और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक वाले में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ना के ये पर्सनल फैक्टर पे, ये जो है और भी सारे जैसे कल्चरल फैक्टर्स, रीजनल फैक्टर्स, लैंग्वेज पे और अंडरस्टैंडिंग पे, ये सारी चीज़ों पे जो है ना वो डिपेंड करता है। तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच और पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के बीच में भी हमने इस इन डिफरेंस को देखा। तो देखा कि कैसे हमने इतने सारे चीज़ों को कवर किया इतने कम समय में। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आज का हमारा ये मैराथन सेशन अच्छा लगा हो। मैंने आपको बार बार बोला है कि मैराथन सेशन के थ्रू आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, जितना जल्दी जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको उतना आपके लिए बेहतर। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए इस सेशन में, आप कांटेक्ट करिए हमें व्हाट्सएप पे,
और व्हाट्सएप का आपका जो डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर बिल्कुल आप कांटेक्ट करके और जो भी आपके डाउट्स रह जाएं वो वहाँ पर पूछ लिया करिए बेझिझक। और देखिए मैं रिप्लाई दूंगा, जब भी मैं देखूंगा उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बाकी आपको ये मैराथन सेशन आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ये भी बताइए हमें, और हमसे अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। देखिए ये JRF बूस्टर सीरीज हमने चला रखा है, नाम इसका JRF बूस्टर क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो है ना इसके आगे निकलो, यानी नेट से आगे निकल के आप JRF तक पहुंचो। क्योंकि आपने देखा इस बार एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मेथड में हो रहा है, और देखिए जल्दी ही सिलेबस भी बदलने वाला है। तो जितना बेहतर है कि जितना जल्दी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लो, और अब तो आपका जो PhD का एडमिशन है ना वो भी इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। तो जितना जल्दी जितना बेहतर तरीके से आप इसका तैयारी करके और इसको कैसे भी करके क्लियर कर लो, ताकि आगे आने वाले चेंजेज आपको अफेक्ट ना करें। जो भी तरीके का एग्ज़ाम हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आप अपना बेस्ट दे के आओ, यही जो है हम चाहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, और टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।